भाभी, आप यहाँ की बहू और मैं बेटी हूँ, तो मुझे जो पहनना होगा मैं वो पहनूंगी। आप अपनी हद में रहो। हाँ, रिया बिल्कुल सही बोल रही है। सुमन शादी करके अपनी ससुराल आती है। सुमन बहुत ही सीधी और संस्कारी थी। सुमन शादी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके पूजा करके अपनी पहली रसोई कर रही होती है कि तभी उसकी सास मीना आती है और बोलती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया माँ जी, आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ बहू, थोड़ा जल्दी कर लियो, ठीक है। मीना इतना कहकर बाहर जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद सुमन सर पर बिना पल्लू रखे हाथ में चाय लेकर आती है। अरे ये क्या बहू, तुझे कोई शर्म है या नहीं? तूने सिर पर पल्लू क्यों नहीं रखा है? ओ माँ जी, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से साड़ी पहनी है, इसलिए पल्लू नहीं रखा। और वैसे भी आजकल ऐसा होता भी कहाँ है। अरे नहीं नहीं, हमारे घर की बहुएं बेटियां हमेशा पूरे कपड़े और सिर पर पल्ला रख कर रहती हैं, समझी? अब जल्दी से सिर पर पल्ला रख ले। पर माँ जी, पर वर्क कुछ नहीं, तुझे जितना बोलूं उतना ही कर, ये मेरा घर है। मीना के कहने पर सुमन अपने सर के ऊपर पल्ला रख लेती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आते हैं। सुमन की ननद रिया एक सुंदर सा सूट पहन कर आती है। उसको देखकर सुमन अपने मन में कहती है, लगता है माँ जी सही कह रही थी। जैसा वो अपनी बेटी को मानती है, वैसा ही वो मुझे भी मान रही है। वरना आजकल की सास तो बहू को पल्ला और बेटी को जींस देती है, पर मेरी सास तो सबसे अलग है। अरे बहू, तू क्या सोचने लग गई? चल सबको खाना दे। हाँ भाभी, खाना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुमन सबको खाना देती है और सब खाना खाते हैं। सुमन के खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसको सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुमन पूरे दिन पल्लू में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन सबको चाय दे रही थी कि तभी रिया जीन्स पहनकर आती है और बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? ये जीन्स अच्छी है या और कुछ पहन लूँ? हाँ बेटा, अच्छी लग रही है, लेकिन तू जा कहाँ रही है? कोई पार्टी है क्या? हाँ माँ, मैं एक दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ और 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? पर ननद जी, आप इतना लेट आओगी? आपको पता है ना, आजकल का जमाना बहुत खराब है। ऊपर से आप ऐसे कपड़े पहन कर जा रही हो। भाभी, आप पढ़ी लिखी हो ना, ऐसे अनपढ़ों वाली बात मत करो। आपको तो पता है कि पार्टी लेट नाइट तक होती है। हाँ रिया बिल्कुल सही बोल रही है, तू अपना मुंह बंद रख और अपना घर का काम कर। पर माँ जी, आप तो कह रही थी हमारे घर में ये सब नहीं पहनते हैं, फिर आप ननद जी को ये क्यों पहनने दे रही हैं? भाभी, आप यहाँ की बहू और मैं बेटी हूँ, तो मुझे जो पहनना होगा मैं वो पहनूंगी। आप अपनी हद में रहो। हाँ, रिया बिल्कुल सही बोल रही है। अरे कल इसकी शादी होगी तो न जाने कैसा ससुराल मिलेगा। ऐसे मौज मस्ती करने देगी कि नहीं, ये भी नहीं पता, लेकिन इसलिए इसको जो करना है वो यही कर ले। मीना की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। उसको रोता देखकर उसका पति रतन बोलता है, देखो ये सब जगह होता है। देखो आज रिया यहाँ ऐसी है, लेकिन जब वो अपने ससुराल जाएगी तो उसको भी तो वहाँ पल्लू में रहना होगा। अगर तुम्हें पल्लू नहीं रखना है तो मत रखो। लेकिन माँ जी को कौन समझाए, उन्हें तो हमेशा अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से साड़ी का भार कम है जो पल्लू का अलग से संभालूं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। रतन सुमन को तसल्ली देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रतन अपनी बहू के पल्लू के बारे में बात करना भूल ही जाता है। और एक दिन मीना की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और वहीं पास में एक छोटी सी नाइट सूट पहने रिया बैठी हुई थी। सुमन उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और सुमन को देखकर मीना कहती है, बहू, तुझे कितनी बार बोला है कि अपने सिर पर हर वक्त पल्लू रखा कर। तू तो मेहमानों के सामने नाक कटवा कर रहेगी। माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है और पल्लू में तो बिल्कुल भी नहा जाती हूँ मैं। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर कर लूंगी। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? जो बोला है वो कर, मेरे आगे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। सुमन सर पर पल्ला करके बिना कुछ बोले रसोई में चली जाती है। सुमन के जाने के बाद विमला कहती है, मीना, तू ये ऐसे कैसे बहू से बात कर सकती है और उसके सिर पर पल्लू रखने को क्यों बोल रही है? अरे तुझे तो पता है ना, बहुए घर की लाज होती है। अगर वो पूरी ढकी नहीं रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे कि फलानी की बहू सर पर पल्लू ही नहीं रखती। अच्छा, तो तू अपने रिया को देख, घर में ऐसे घूम रही है। कल को इसकी शादी होगी, अगर उसके ससुराल वाले ऐसा ही बर्ताव करे तो फिर क्या करेगी?
अरे मैं अपनी रिया की शादी एक मॉडर्न घर में करवाऊंगी जो मेरी बेटी को बिल्कुल एक बेटी की तरह रखे, ना कि बहू बनाकर। चल अच्छा, वैसे तो मैं तुझे ये बताने आई थी कि रिया के लिए एक लड़का है, अच्छा खानदान है, पैसे वाले है। अगर तू कहे तो रिया की शादी की बात आगे करूं, लेकिन क्या विमला, अगर घर खानदान अच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद सोच समझकर ही फैसला लियो। कल को ऐसा न हो कि तू और रिया शादी से पछताने लगे। अरे सोचना क्या है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तू कभी भी रिया की शादी ऐसे घर में नहीं करवाएगी जिससे उसको दिक्कत हो। मीना विमला की बात को पूरा नहीं सुनती और रिया की शादी तय करवा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और रिया की शादी हो जाती है। रिया अपनी ससुराल जाती है जहाँ पर सब अच्छा था, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे जो उसको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। शादी के कुछ दिनों बाद मीना को सब कुछ पता चलता है, जिससे मीना काफी परेशान हो जाती है। और एक दिन मीना रिया की बात से परेशान बैठी थी कि तभी विमला आती है। क्या हुआ मीना, तू इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विमला। रिया का फोन आया था, वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उसको घर से बाहर तक निकलने नहीं देते। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तू भी तो अपनी बहू को पूरे दिन पल्लू में रखती है। अगर यही चीज रिया के साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि पहले सोच ले, लेकिन तूने कुछ सोचे बिना ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। अपनी बहू को पल्लू में रख, वरना समाज तुझ पर थू थू करेगा। मीना को विमला की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जैसा अपनी बहू के साथ किया वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है। वो सुमन को बुलाती है और कहती है, सुमन बहू, मुझे माफ कर दे। बहू और बेटी में मैंने हमेशा से ही भेदभाव किया। आज से तू ये पल्लू नहीं करेगी और जो तेरा मन करेगा तो वो ही पहन लियो। आज के बाद तुझे जहाँ भी जाना हो तो जा सकती है। मैं भूल गई थी कि मेरी भी एक बेटी है जो कल ससुराल जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। और आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। अरे बस कर मीना, कितना अफसोस करेगी? अपनी बहू को चाय के लिए तो बोल दे। सुमन सबके लिए चाय बना कर लाती है। सब बैठकर चाय पीते हैं। सुमन भी मीना को माफ कर देती है और मीना अब से सुमन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। खजूरीपुर गांव में रवि नाम के एक मास्टर रहा करते थे। वो अपने छात्रों के बीच बहुत मशहूर थे और कुछ छात्र हैं जिन्हें ये पसंद नहीं करते, जिनका नाम है मनोहर, प्यारे मोहन और शीला। ये तीनों अव्वल दर्जे के शरारती थे और इनकी शरारतों से पूरा गांव परेशान था। रवि मास्टर इसीलिए इन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये तीनों बिना होमवर्क के स्कूल आया करते थे और स्कूल में बदमाशी करते। एक दिन रवि मास्टर ने इन तीनों को क्लासरूम में बुलाया। ओहो, मास्टर जी को सत सत प्रणाम। कहाँ है आपके चरण? अरे बस बस, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। अरे मुझे सब मालूम है तुम कितने पानी में हो। पानी? कहाँ है पानी? हमको तो नहीं दिख रहा कहीं भी पानी। शायद पगला गए हैं मास्टर जी। चुप, कितनी आराम से बोलती हो तुम। अरे अपनी बात जब तक पूरी करोगी तब तक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच जाएगी। तुम तो रहने ही दो भाई। जब चुप ही रहना था तो क्यों बुलाए हम लोग को? अरे मेरा आज जन्मदिन है बच्चों। क्या बात कर रहे हो? जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। आपकी उम्र कितनी है सर? खैर जो भी हो, उससे मुझे क्या। 19 के लगते हो देखने में तो। क्या खाते हो सर? मास्टर रवि को तीनों बहुत छेड़ते हैं और कुछ देर बाद मनोहर, प्यारे मोहन और शीला तीनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर रवि उन तीनों को पीछे से पुकारते हैं। अरे सुनो भाई शैतानों की टोली। तभी सारे पीछे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, हाँ बोलिए सरदार। सरदार? अरे ये लोग मुझे सरदार क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ सरदार, बोलिए। अरे कुछ नहीं, लेकिन तुम मुझे सरदार क्यों बोल रहे हो? आप हमारे गुरु हैं और गुरु को सरदार भी कहते हैं। अरे कौन सी भाषा में? स्कूल वाली भाषा में। इतना बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रवि मास्टर अकेले बैठकर इन तीनों को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगते हैं क्योंकि इन तीनों ने बहुत परेशान कर रखा था पूरे के पूरे स्कूल को ही। अगली सुबह जब सभी लोग आ जाते हैं और ये तीनों हमेशा की तरह लेट हो जाते हैं तो रवि मास्टर इन तीनों को क्लासरूम के अंदर प्यार से बुलाते हैं। अरे आओ बच्चों, अंदर आओ। आज सबको माफी है। अरे मेरी तरफ से किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तभी मनोहर बोलता है,
ओहो सॉरी सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी रवि मास्टर बच्चों को सर्कस दिखाने के लिए ले जाएंगे ये बोलते हैं और कोई भी बच्चा नहीं मानता, बस उन तीनों शरारती बच्चों के अलावा। सच सच बताओ, तुम तीनों चलोगे सर्कस देखने? अरे क्यों नहीं चलेंगे सर, आज आपका जन्मदिन है और आपकी बात को कैसे हम मना कर सकते हैं। अब रवि मास्टर उन सब बच्चों को सर्कस दिखाकर घर की तरफ लौट रहे थे। उनको घर लौटने में काफी देर हो जाती है। रात भी काफी हो चुकी थी। रास्ता अंधेरा होने की वजह से अब सुनसान सा था और वो लोग रास्ते से घर जा रहे थे, जिस रास्ते के बीच में एक शमशान घाट भी पड़ता था। अचानक से बिजली कड़कती है और तभी उस रोड की लाइट जल जाती है और सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने आज तुम सभी को सर्कस दिखाया, कैसा लगा? मजा आया ना? हाँ सर, बहुत मजा आया। खाक मजा आया। अरे जितना मजा नहीं आया उससे ज्यादा तो इन्होंने अपनी कंजूसी के चक्कर में हमें पैदल चला चला के हमारी जान निकाल दी। क्या बुड्ढो वाली बातें कर रहे हो? अरे चुपचाप चलो। कुछ भी कहिए सर, अब तो मैं यहाँ कुछ देर और आराम करूंगा, फिर जाऊंगा कहीं भी, वरना मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। किसी में हिम्मत हो तो उठा लो मुझे। तभी बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर सब डरने लगते हैं। और उसी वक्त रवि मास्टर को वो शमशान घाट दिखता है और वो डरते हुए मनोहर से कहता है, अरे मनोहर बेटा, उठ जा, यहाँ से उठ जा। अरे घर ज्यादा दूर नहीं है, अरे कुछ ही कदमों का फासला है। सर मेरे यहाँ बैठने से आप डर क्यों रहे हो इतना? मनोहर तुझे पता नहीं है क्या, को भूत से बहुत डर लगता है। सर आपको भूत से डर लगता है? अबे भूत से किसको डर नहीं लगता? तब तो आपकी गीली पीली हो ही रही होगी। वो देखिए आपके ठीक सामने कब्रिस्तान भी है। इसीलिए तो तब से कह रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी चलो। अरे पता नहीं कब कौन सा भूत चिपट जाए। सर मैं नहीं डरता किसी भूत वूत से। अरे क्यों? अरे जब एक चुड़ैल को हम लेके घूम रहे अपने साथ में तो डरने की क्या बात है? अरे ओ मनोहर के बचवा, अपना मुंह बंद कर, वरना मुंह तोड़ के हाथ में रख देंगे। सभी झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से एक काला साया गुजरता है और इस साये को प्यारे मोहन देख लेता है और वो डरकर शीला के पीछे छुप जाता है। सभी को उस साये की तरफ उंगली करके दिखाने लगता है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर मनोहर डरकर शीला की गोद में चढ़ जाता है और शीला उसे नीचे फेंककर बोलती है, क्यों रे मनोहर के बच्चे, अभी तो तू लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था, तो अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं लंबी लंबी फेंकेगा? शीला चुप हो जा और मुझे बता मैं क्या करूं? मास्टर जी बचा लो। तभी मास्टर जी डरते हुए बोलते हैं, अरे कब से कह रहा था यहाँ से चलो, लेकिन मेरी बात इन नालायकों को समझ कहाँ आती है। अरे अब सब जाएंगे भगवान। सर आप भी का बच्चों जैसी बात कर रहे हो। आप मर्द हो सर, और मर्द को दर्द और डर दोनों ना ही होता। आज पता चल गया सर मर्द नहीं है। क्यों? सर तो हम बच्चों से भी ज्यादा डरते हैं। इतनी बात होती ही है कि तभी उनके सामने एक भूत, जिसकी गंदी सी शक्ल, गंदे दांत, लंबे लंबे नाखून थे। सारे बच्चे उस भूत को देखकर कब्रिस्तान के अंदर भाग जाते हैं और एक डरावनी सी झोपड़ी में छुप जाते हैं। और तभी बाहर से एक साया और दिखता है। भाई 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 मुझे बचा लो। भाई मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, हिम्मत रखो। भाई भाई मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं हिम्मत कैसे करूँ? तभी उस भूत का साया उनके करीब आता है और प्यारे मोहन देख लेता है और सभी को उस तरफ दिखाते हुए डरते हुए मास्टर रवि, मनोहर और शीला से कहता है, वो चलो ना, वो भूत हमारी तरफ आना है, साया चाचू हम सबकी जान ले लेगा। तभी मास्टर डरते हुए बोलते हैं, अरे ऐसा मत बोलो यार, अरे डर लग रहा है मुझे। तभी भूत अपनी डरावनी आवाज में सबको डराते हुए कहता है, आज इतने सारे इंसान मेरे इलाके में एक साथ मिल गए मजा आएगा हम लोग चले जाते हैं भूत जी, अरे हमको छोड़ दो। आखिर हमारी गलती क्या है? मैं आराम से सो रहा था, मेरी क्या गलती थी? कब से बक बक करके मेरी नींद खराब कर रहे हो। मैं कब से इसको बोल रहा था यहाँ से चलो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ रुक गए, आज मुझे इंसान की बहुत जरूरत थी। इंसान की जरूरत? अरे भाई वो क्यों? क्योंकि मेरी जान खतरे में है।
भूत की जान खतरे में कैसे? मैं कई सालों से भूखा हूँ। अगर कुछ दिन ऐसे ही और बीत जाते तो मैं मर जाता। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ मुझे मिल गए। आज मैं तुम सबको खाऊंगा और फिर कई सालों तक के लिए सो जाऊंगा। अब तुम गए। भूत जी, भूखे तो हम भी है ना। कंजूस मास्टर ने हमें अभी तक कुछ भी नहीं खिलाया है। अब तुम सबको खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम सब अब मेरी भूख मिटाओगे। अरे तुम खाकर क्या करोगे? तुम हम लोगों को ऐसे ना ही खा सकते। तो क्या वो तेल में फ्राई करके खाएगा? चुप कर चुड़ैल। अब तुम लड़ना बंद करो और सबसे बड़ा जो है वो मेरी भूख मिटाएगा सबसे पहले। कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़े तो हमारे सर है। इनको लेके जाओ और अच्छे से पार्टी करो। हैं? हम चलते हैं। मतलब क्या कह रहे हो? मतलब खाओ ना सर को। अरे डिनर में खाओगे, बहुत टेस्टी है। हम सबको बख्श दो। अबे तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इतना बोलते ही रवि मास्टर डर कर बेहोश हो जाते हैं और सभी बच्चे डरने लगते हैं। तभी प्यारे मोहन मनोहर से बोलता है, मास्टर जी तो निकल पड़े, खाइए जब हमारी बारी है मनोहर। मनोहर भूत के पैरों में गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। भूत जी, हाँ, हम तो बच्चे हैं, नादान है, हमको छोड़ दो। क्यों मनोहर? स्कूल में तुम खुद को बहुत बहादुर और बड़े बदमाश समझते हो। क्या हुआ? निकल गई हवा? क्योंकि ये कौन बोला? मैं नहीं हूँ बहादुर। तभी वह भूत अपना नकाब हटाता है और उस नकाब के पीछे से उनका दोस्त राजू निकलता है। तभी शीला उसे देखकर कहती है, अरे राजू तुम। हाँ, मुझे छोड़कर सर्कस देखने गए थे ना, बस उसी का बदला है। राजू भी इनका स्कूल का दोस्त था जो कि क्लासरूम में सोता रहता था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मनोहर राजू को बहुत मारता है और कुछ देर बाद ये चारों मास्टर जी को उठाकर घर ले आते हैं। अगली सुबह मास्टर जी खुद को अपने घर पर जिंदा देखकर बहुत खुश थे और वो फिर से हमेशा की तरह अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। एक नगर में 45 साल की कुंती अपने 50 साल के पति गोपाल के साथ रहती थी। करवा चौथ का दिन था। वो चांद को देखकर गोपाल के हाथ से पानी पीती है और फिर गोपाल उसे मिठाई खिलाता है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे गोपू जी क्या है, आप मुझे थोड़ी सी मिठाई खिलाइए ना। मैंने कहा था ना आपको कि शुगर फ्री वाली लेकर आना, लेकिन आप मानते नहीं हैं। ले आए अपने मन की मिठाई उठाकर। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखूंगा कि शुगर फ्री मिठाई लेकर आऊं। अब मुझे भी कुछ खिलाओ। मैंने भी तो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, जबरदस्ती। क्या बोला तुमने? जबरदस्ती? हाँ, तेज बोलो ना, फिर धीरे क्यों बोल रहे हो? खाकर इतने मोटे होने को किसने कहा था? लो ठूस लो अपनी मिठाई। ये बोलकर वो अपने पति को मिठाई खिला देती है और फिर वो उसके जैसे ही पैर छूने लगती है तो गोपाल उसे अपने गले लगाकर बोलता है, अरे मेरी प्यारी सी कुंती, गले लगो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। पर मुझे तो लगता है मेरी जगह आपके पेट में है, क्योंकि आपके सीने से लगने से पहले आपकी तोन से लग जाती हूँ गले। कब से कह रही हूँ कम खाया करो, लेकिन नहीं, आप तो मानते नहीं हो। आपको तो बस तला हुआ खाना ही पसंद आता है। क्या करूँ कुंती, मुझे यही सब तो पसंद है। मुझे नहीं पसंद आता वो उबला सा बेस्वाद खाना। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी लग रही होगी। चलो खाना खाते हैं। अरे गोपू जी, बच्चों को भी करने दीजिए पूजा। आपको तो व्रत रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि थोड़े पतले हो जाओगे। अरे कुंती, तुम तो मेरे मोटापे पर ही अटक गई हो। देखो, एक व्रत रखने से कोई एक दिन में पतला नहीं होता। फिर भी तुम्हारे लिए व्रत रखा मैंने। अब चलो। अरे पिंकी बहू, विकास बेटा, तुमने अपना व्रत खोल लिया? जी पापा जी। आओ फिर खाना खाते हैं साथ मिलकर। ये बोलकर सब एक साथ खाना खाते हैं और जिसके बाद सबसे ज्यादा जल्दी गोपाल ही खाता है। तभी पिंकी बोलती है, अरे पापा जी, और खाना लेंगे आप? नहीं बहू, मैंने तो खाना खा लिया पेट भरकर। देख बहू, तेरे पिताजी ने तुझे अपने पेट पे हाथ फेरकर इशारा भी दे दिया। माँ जी, वैसे एक बात पूछूं? आप तो इतने स्लिम ट्रिम हैं, फिर पापा जी इतने मोटे कैसे हो गए? अरे बहू पूछ ही मत। इतना खाते हैं कि क्या ही बताऊं। मुझसे तो इन्होंने इतना खाना बनवा कर आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी रसोई में ही निकलवा दी। अरे
तुम तो बहू के आगे मुझे बुरा बना रही हो। जरा अपनी बात भी बताओ। देखो बहू, मुझे खाने का शौक नहीं था। मैं भी पहले विकास की तरह पतला था। वो तो शादी के बाद ये इतना अच्छा खाना बनाने लग गई कि अपनी तारीफ सुने बिना एक दिन रहा नहीं जाता था इससे। और रोज पकवान, कभी रबड़ी, कभी छोले भटूरे अटरम शटरम बनाती थी। मुझे भी इसके हाथ की ये सब चीजें खाकर आदत लग गई। और मुझसे नहीं तो विकास से पूछ, वो भी खाता था ये सब। पूछ बेटा। है विकास जी, पापा जी सच कह रहे हैं, आप भी खाते थे? हाँ पिंकी, तो फिर आप पतले कैसे हो? मैं माँ के हाथ का खाना खाकर जिम चला जाता था इसलिए, और कभी कभी खाना स्किप भी कर दिया करता था। ओह, अच्छा बेटा, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बताता तो आप कौन सा भारी भारी डंबल उठाकर जिम कर पाते। हाँ वो भी ठीक है। तेरा मतलब क्या है? मैं जवान नहीं हूँ। अभी भी बाहर जाऊंगा ना तो लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी मुझे देखकर। वो आपको नहीं, आपकी तोंद को देखकर फ्लैट होगी और कहेगी, अंकल जी आगे से हमें इस एरिया में मत दिखना। ऐसे ही अगले दिन चारों का प्लान मूवी देखने जाने का होता है। विकास ऑफिस में था और बाकी तीनों घर से ही हॉल पहुंचने की कोशिश करते हैं। तीनों कुछ दूर आगे जाकर चलते हैं। तभी गोपाल बोलता है, बहू, मेरे से और नहीं चला जा रहा है। तू जल्दी से ऑटो करवा दे। जी पापा जी। तभी वहाँ एक ऑटो आता है और पिंकी अपना हाथ देकर उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो अंदर बैठकर बोलती है, आइए मम्मी जी, पापा जी जल्दी बैठिए वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे कुत्ती जल्दी बैठो ना। क्या बोला आपने? वो मेरा मतलब कि कुंती जल्दी बैठो, फिर मैं बैठूंगा। उसके कहने से कुंती भी बैठ जाती है और तभी वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मोटापे की वजह से वो ऑटो में नहीं आ पाता और ऑटो वाले से बोलता है, अरे भैया, क्या तू भी छोटा सा ऑटो लेकर आ गया है? अरे मैं इतना बड़ा हूँ और तेरे ऑटो में जरा सी जगह है, अब कैसे बैठूं? अरे सर, बैठने की कोशिश कीजिए, आ जाएंगे आप। अरे भैया, तू क्या बात करता है? ये कहाँ से आएंगे इतने हट्टे कट्टे मोटे से? अरे माता जी, मैं बिठाता हूँ इन्हें। तभी ऑटो वाला पिंकी के मोटे ससुर को ऑटो में बिठाने के लिए अपने दोनों हाथों से जबरदस्ती करता है और आखिरकार वो ऑटो में बैठ ही जाता है, जिससे दोनों सास बहू पिचक जाती हैं और पिचकते हुए बोलती है, अरे मम्मी जी, मेरा तो ऐसे बैठकर दम ही निकला जा रहा है, प्लीज कुछ करिए। अरे बहू, मैं तुझे क्या बताऊं? मेरा तो खुद दम निकल रहा है यहाँ बीच में बैठकर। मेरी क्या हालत हो रही है तुझे अंदाजा भी नहीं है। अरे गोपाल जी, थोड़ा उधर हो जाइए ना। मैं कैसे हो जाऊँ? मैं तो फंस गया हूँ ऑटो में। कुछ देर बाद जैसे तैसे तीनों सिनेमा हॉल आते हैं और ऑटो वाला बोलता है, माता जी, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे ऑटो यहाँ तक लाने में बहुत दिक्कत हुई है, तो इसलिए 500 रुपए लगेंगे। अरे भैया, तू ले ले, मैं समझ सकती हूँ तेरे कष्ट को। कुंती ऑटो वाले को पैसे दे देती है। कुछ ही देर बाद विकास भी वहाँ आता है और सब एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद पिंकी बोलती है, मम्मी जी, आप पापा जी को कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे उन्हें कहिए ना कि थोड़ा पतले हो जाएं। आपके साथ आते जाते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो कितने मोटे हैं और आज उनकी वजह से जो हमारा हाल हुआ है आप तो जानती है ना। हाँ बहू, कल से तू अपने पापा को हेल्दी खाना खिलाइयो। मुझे तो पता नहीं है कि पतला होने के लिए क्या खाना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल से पापा जी को खाना देने की जिम्मेदारी मेरी। अगले दिन पिंकी बहुत सारे फ्रूट्स काटकर अपने ससुर के आगे रखती है और ये देखकर वो बोलता है, अरे बहू, ये क्या है? खाने का टाइम है और तू मुझे खाने की जगह ये फल दे रही है। पापा जी, अब से आपको इसी तरीके का हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका वेट लॉस हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। कल ऑटो में मेरी वजह से थोड़ा सा पिचक के आ गए तुम लोग, अब मुझे पतला करने की कोशिश में हो। जो भी हो पापा जी, खाना तो आपको यही पड़ेगा। अपनी बहू की बात सुनकर गोपाल बेमन से वो सब फल खा लेता है, जिसे खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता और ये उसके साथ 2 महीने तक होता है, जिसके बाद वो कुछ ठीक से नहीं खा पाता और इसलिए उसका बीपी डाउन हो जाता है और यही बात वो अपने बेटे से बोलता है, जिसके बाद उसका बेटा बोलता है, पापा, अगर ये दोनों आपको पतला करना चाहते हैं तो आप माँ को भी बोलो कि वो थोड़ी मोटी हो जाएं।
जिससे वो आपकी मैच की भी दिखेंगी और उन्हें सबक भी मिलेगा। वो कैसे बेटा? पापा आपको खुद पता चल जाएगा। बस आप मम्मी से इतना बोल देना और ये लीजिए आपके फेवरेट गरम गरम समोसे और आलू टिक्की, खाइए मजे से। अरे वाह मेरा राजा बेटा, तुझे कितनी परवाह है मेरी। पता है मेरी आंखें तरस गई थी इन्हें देखने के लिए। अब जल्दी से खा लो पापा। अपने बेटे के इतना कहने पर वो फटाफट से ये सब खा लेता है और कुंती से बोलता है, देखो कुंती, मैं तुम्हारे लिए आधा पेट भरकर ही पतला होने के लिए वो खाना खाता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए तुम्हें भी मेरे लिए थोड़ा मोटा होने की कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही पतली हो, बहू से भी ज्यादा। इसीलिए तुम्हें अपनी डाइट बढ़ाकर मेरा साथ देना होगा, वरना मैं नहीं करूँगा डाइट कल से। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपके जितना मोटी नहीं होंगी, सिर्फ बहू के जितना ही। ठीक है। अगले दिन से कुंती गोपाल के कहने के अनुसार बहुत ज्यादा घी और तेल वाली सब्जी, चिकना पदार्थ, बाहर का जंक फूड आदि खाने की कोशिश करती है। और उसकी ये कोशिश को देखते हुए पिंकी बोलती है, अरे मम्मी जी, आप ये सब क्यों खा रही हैं? मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगी हैं, बिल्कुल पापा जी के जैसे। आखिर क्यों, बताएंगे मुझे आप? जैसे मैं तेरे पापा को मोटे से पतला करना चाहती हूँ, वैसे ही वो भी मुझे थोड़ा मोटा करना चाहते हैं। ओ, इसलिए आप ये सब खा रही हो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन कुंती पर किसी भी खाने का कोई असर नहीं पड़ता और अब भी वो वैसी ही पतली दुबली थी। पिंकी अपनी सास को उसका वजन बताते हुए बोलती है, अरे मम्मी जी, आपका तो 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ा है। अगर पापा जी इतना ऑयली फूड खाते ना तो एकदम हिपोपोटामस हो जाते। बस बहू, अब मैं ये सब नहीं खा सकती, मुझे गैस बनने लगती है और ये सब खा खा कर मेरा जिया जलता है। मुझसे नहीं होगा ये सब, जाकर बोल दे अपने पापा जी को। कुंती की ये बात उसका बेटा और गोपाल सुन लेते हैं और दोनों उसके पास आते हैं और विकास बोलता है, देखा माँ, आपसे खाया ही नहीं गया ना, आपको प्रॉब्लम होने लगी इन सब खाने से, तो सोचिए पापा पर क्या बीती होगी। पर बेटा, तेरे पापा तो हेल्दी खाना खाते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? माँ, आपके और पिंकी के हिसाब से वो हेल्दी खाना है, उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये खाना शरीर में लग ही नहीं रहा। एक बार भी सोचा आपने कि पापा का अचानक से बीपी डाउन क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि वो ये सब खाना खाते ही नहीं है। वो अपनी मर्जी का खाना खाते थे, कितना खुश रहते थे, कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब वो ठीक से नहीं खाते। और माँ, मोटा पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों जैसे भी हैं बहुत अच्छे कपल हैं, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, ये किसी को कोई बताने की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर हैं, प्लीज समझिए। बस बेटा, मैं समझ गई तेरे पापा की बात। सुनिए जी, अब से आप ये सब नहीं खाएंगे और मैं अभी आपके लिए अपने हाथ से पकोड़े बना कर लाऊंगी, साथ में पुदीने की चटनी भी। ठीक है, पर ऐसे नहीं, पहले गले लगो मेरे, तभी खाऊंगा तुम्हारे हाथ के पकोड़े। अरे शर्म करिए, बच्चे हैं सामने। तो क्या हुआ, है तो हमारे ही। इस तरह कुंती गोपाल के गले लग जाती है और उन्हें देखकर पिंकी विकास भी गले मिलते हैं और अब से कोई मोटा पतला होने की डाइट नहीं करता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी, तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली, इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं,
जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है? जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा, उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है? धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती, बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरी सहेली से दूसरी शादी करके
क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है, इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। पूजा हर रोज की तरह सुबह भी लेट उठती है और उठते ही अपनी माँ उमा से कहती है, माँ, खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है। उठ गया मेरा बच्चा? जब अब उठ ही गया है तो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, बिना कुछ बोले धो ले, वरना तुझे पता है मुझे कपड़े तो अच्छे से धोने ही आते हैं, उसके साथ ना कपड़े धोने वाले को भी अच्छे से धोना आता है मुझे। माँ, सुबह सुबह अपने मासूम बच्चे को आपको काम कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? जा ही तो रही हूँ, आधी जिंदगी तो घर वालों ने खराब कर दी है और जो बची है वो मेरे इस पप्पू ने बिगाड़ रखी है। अब पूजा भी कपड़े धोने के बाद खाना पीना खाकर घर से निकलते हुए अपनी माँ उमा से कहती है, माँ, आने में लेट हो सकती हूँ, मेरी दोस्त श्वेता का जन्मदिन है तो सभी पार्टी करने वाले हैं। हाँ ठीक है, जा तो रही है लेकिन कम ठूस कर आई हो, यहाँ तुझे अपनी माँ के हाथ का भी खाना खाना है। अरे माँ, पहले से ये जो चीजें आप मुझे बोलती हो ना, मुझे तो कभी कभी आप जहर लगते हो। तो किसी दिन चाट के मर जा इस जहर को, मेरा भी पीछा छूटेगा। अब पूजा तो अपनी दोस्त के जन्मदिन के बहाने से अपने बॉयफ्रेंड पप्पू से मिलने के लिए पार्क में जाती है। अरे पूजा, भला को इतना समय लगाता है आने में? अरे तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे ले मेरा बच्चा, फिर तो बहुत थक गया होगा, है ना? ये अकड़ किसी और को दिखाना। अगर तुम्हें लग रहा है मैं लेट आई हूँ या तुम मेरा इंतजार करते करते बहुत लेट हो गए, तो ये तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना था। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम लेट हो, बाकी तुम्हारा वेट तो मैं कर ही रहा हूँ ना। एक तो घर वाले दिमाग खराब करके रखते हैं और दूसरी तरफ तुम हो कि मुझे सुना रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी के अभी ब्रेकअप करना है। अब पूजा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? मुझसे गलती हो गई है कि मैंने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, अभी तो जाने दे रही हूँ। अगली बार अगर तुमने थोड़े भी नखरे दिखाए तो याद रखना, मैं बोलूंगी नहीं, बस करूंगी ब्रेकअप। पूजा अपने बॉयफ्रेंड पप्पू को हर बात पर धमकी दिया करती थी, वो उसे छोड़कर चली जाएगी और पप्पू भी पूजा की धमकी से डरकर पूजा के पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाता था कि वो उसे छोड़कर ना जाए। अरे आ गई तू? चल अब आ ही गई है तो किचन में आकर थोड़ा काम में हाथ बटा ले। अभी मैंने घर में एक कदम नहीं रखा कि आप मुझे कामों की लिस्ट थमाने लगी हो। और नहीं तो क्या करूं? बाहर तुझे कोई काम देता नहीं है, घर का काम तुझसे ठीक से करना नहीं आता, तुझसे शादी कोई करना नहीं चाहता। विमला की बेटी पिंकी को ही देख ले, तुझसे छोटी है लेकिन उसके दो बच्चे हैं उसके। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो पिंकी की मर्जी के बिना थोड़ी हुआ होगा, और उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि अभी उसकी उम्र ही क्या है 2 बच्चे करने की।
तुझसे जुबान लड़ाने में कोई जीत नहीं सकता है। चल अब चुप करके मेरे साथ किचन में हाथ बटा ले। अब पूजा घर का सारा काम करने के बाद जब अपना फोन देखती है तो उस पर पप्पू का 20 से ज्यादा कॉल और मैसेज आए होते हैं। तभी पूजा पप्पू को कॉल करती है तो वो फोन उठा नहीं पाता। अरे कहाँ थी तुम? कब से फोन किया जा रहा था, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओह सच्ची? मुझे तो लगा तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थे? तुमने मेरा फोन मैसेज कॉल कुछ भी नहीं देखा? अरे माँ बैठी थी मेरे पास में यार, माँ के सामने कैसे बात करता यार, इसलिए ना मैंने कॉल आने पे उठाया नहीं। और एक ही कॉल तो आया था तुम्हारा, और मैसेज में तुमने लिखा कि मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? अरे बेबी ऐसा 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 क्या कर दिया है मैंने? अच्छा क्या किया? तुम इतने बिजी हो कि तुम्हें मेरा कॉल मैसेज इग्नोर करने में बहुत मजा आता है, क्यों? है ना? देखो अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं निभाना रिश्ता तो साफ मना कर दो और जाओ ढूंढ लो कोई अपने लिए दूसरी। मैं भी तो देखूं आलू के पराठे जैसी शक्ल को कौन पसंद करता है। अरे अरे बेबी तुम तो गुस्सा हो गई। अरे अरे मान जाओ यार। अरे मैं ना तुम्हारा फोन हमेशा उठाऊंगा, आइंदा से ना कभी कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, मैं मरी क्यों न जाऊं, मरने से पहले मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा और तुमसे बात करूंगा, उसके बाद मरूंगा। प्लीज मान जाओ। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मेरे फोन मैसेज करने पर मौत आती है? बस अब नहीं, मुझे अभी के अभी ब्रेकअप चाहिए। बाबू बाबू तुम ऐसा नहीं कर सकती बाबू, तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरी लाइफ हो। अरे यार तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा यार। बाबू बाबू अरे अरे फोन काट दिया। पूजा की तो हर बात बात पर धमकी देने की आदत थी, लेकिन बेचारा पप्पू डर जाया करता था और वो पूजा को मनाने के लिए फोन पर फोन करने लगता है। इधर पूजा अपना फोन बिस्तर पर रखकर खाना खाने लगती है। तभी पूजा का फोन बजता देख उमा उसे उठा लेती है। अरे बाबू बाबू मेरी बात तो सुनो। अरे कौन बाबू? यहाँ कोई बाबू नहीं रहता है, किससे बात करनी है? अरे बाबू मान जाओ, मेरी बात तो सुनो। ऐसे आवाज बदल के बात करोगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बाबू प्लीज मान जाओ, बाबू इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे रखता है फोन या पुलिस में कंप्लेन करूं? कहीं भी फोन लगाकर रोना धोना चालू कर देते हैं इनका। क्या हो गया माँ? किसका फोन था और किसे डांट रही थी आप? ना जाने कौन था, रो रहा था और कह रहा था बाबू मेरी बात सुनो, बाबू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। होगा कोई छोकरी का चक्कर। जरूर पराठे सी शक्ल के इंसान का ही होगा। इसने तो और मेरी जिंदगी पर ग्रहण लगाने की सोच ली है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब उमा के जाने के बाद ही पूजा अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके फिर से धमकाना शुरू कर देती है। क्या चाहते हो तुम? आज मुझे साफ साफ बता ही दो कि क्या चाहिए तुम्हें। बाबू मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो बाबू प्लीज, ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे तुम्हारा तो रोज का है, कब तक? बताओ कब तक यही चलता रहेगा? बाबू मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जब तुम कहोगी उठने के लिए उठ जाऊंगा, जब बोलोगी बैठने के लिए बैठ जाऊंगा, जब बोलोगी सोने के लिए सो जाऊंगा। अब कहोगी छत से कूद जा तो मैं वो नहीं कर सकता बाबू। ऊंचाई से थोड़ा फोबिया है ना, मुझे डर लगता है बाबू, लेकिन बाकी सब कुछ मैं कर सकता हूँ। बाकी जो बोलोगी मैं कर दूंगा। चलो अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारा तो रोज का है, अब कल से मुझे तुम्हें बदलाव नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। अब पूजा जैसे ही फोन रखती है, इधर पप्पू अपना सर दीवार में मारता हुआ खुद से कहता है, हे भगवान तूने ये क्या किया? कैसे कैसे लोगों को तूने बनाया है? बनाया तो बनाया, प्यार क्यों बनाया? और प्यार बनाया तो मेरी जिंदगी में क्यों दिया? और मेरी जिंदगी में दिया तो उससे क्यों दिया? और उससे दिया तो उसको थोड़ी बुद्धि तो देता। अरे जब देखो तब मुझे प्यार भी ऐसे देती है जैसे भीख दे रही हो। अगर उसका एक कॉल ना उठाऊं तो तांडव करने लगती है, ऐसा लगता है मेरा खून पी जाएगी। लेकिन अगर मैं 20-20, 30-30 कॉल करूं, मैसेजेस करूं, उसका कुछ मायने नहीं रखता। क्यों? ये भगवान में पार्शियलिटी क्यों होती है हम लड़कों के साथ? हमारे साथ ही ऐसा होना जरूरी है क्या? अरे हे भगवान कहाँ है तू? अरे तू आ जा यार, आ जा। अब अगले दिन पप्पू की माँ की तबीयत खराब होती है। पप्पू अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इधर पूजा पप्पू को फोन कर रही होती है तो परेशान पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड का फोन कट कर रहा होता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन काटेगा? मेरा? मैं इससे तो आज किसी भी हाल में ब्रेकअप करके ही रहूंगी। अब थोड़े समय बाद पप्पू का फोन आता है और पूजा भी पप्पू का फोन उठाते ही पप्पू से कहती है, क्या बात है, मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा तुमसे? अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
मैं तो इसे इस बार अपने पैरों पर गिराकर नाक रगड़वा कर ही रहूंगी। इधर पप्पू अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर परेशान था। उसे पूजा से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूजा को लग रहा था कि पप्पू ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब जब देर रात पप्पू पूजा को फोन करता है। हेलो पूजा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया ये बताओ, और ऊपर से कुछ भी बताना सही नहीं समझा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो, समझी तुम? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझना। आज मैं तुमसे अलग होकर ही रहूंगी। देखो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझो तुम। कल बात करते हैं इस बारे में, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ओ, लगता है कोई और मिल गया तुम्हें। ठीक है चलो, रखो फोन, कर लो उसी से बात, और मैं तुमसे अभी के अभी ब्रेकअप करती हूँ। क्या ब्रेकअप ब्रेकअप करती रहती है तू? हैं? बोलना तुझे आता नहीं है, लप्पू जैसी तो तू दिखती है कि ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर लेते, ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। अबे चमगादड़नी से तुझसे कौन सेटिंग करना चाहता है? इतने दिनों से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये सोच के मेरा बाबू है, मेरा सोना है, मेरा मोना है, मेरा ढोना है। अबे तू तो किसी काम की लायक नहीं है। तू डायन है, तू पिशाचनी है, तू राक्षसनी है। मुझे भी अब तू नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जो मेरे बारे में ना समझे। तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तो तू अपने साथ रह। तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे अलग हो रहे हो? हाँ सोच लिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए तू, मुझे तेरे जैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। पूजा जो कि हर बात पर पप्पू को धमकाया करती थी, उससे तंग आकर पप्पू आखिरकार ब्रेकअप कर ही लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पूजा उसे कभी भी समझ नहीं सकती थी।